भारत माता की जय। मंच पर विराजमान पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी शर्मा जी, हमारे पुराने मित्र श्री संजय टंडन जी, जिनके प्रबल आग्रह की वजह से पार्लियामेंट के दौरान भी मुझे आपके मध्य आना पड़ा, और यदि किसी भी कार्यक्रम की या अनुष्ठान की शुरुआत हो तो उस स्थान के देवता को नमन अवश्य किया जाता है। तो इस विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय रेणु विज जी और कुल सचिव श्री वाईपी वर्मा जी, और अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे शायद तुमीर जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम आज जिस धरती पर हम खड़े हैं वहां पर आकर भारत की एक अनुभूति होती है कि अगर एक तरफ देखिए तो कुरुक्षेत्र नजर आता है, जहां से निष्काम कर्म का संदेश पूरे विश्व में गया, और उसने भारत ही नहीं दुनिया के तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक को प्रभावित किया कि जब दुनिया का पहला एटम बम बना 16 मई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जब दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ, तो एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस विस्फोट को देख के ये बोला कि मुझे इसे देखकर श्रीमद् भगवत गीता का वह वाक्य याद आता है कि यदि मैं सृजन हूं तो मैं ही संहार भी हूं। यह बात उन्होंने अपने मेमोयर में कोट की। दूसरी तरफ देखिए तो वह पंजाब नजर आता है, जिसने अलेक्जेंडर के जमाने से लेके ग्रीक, हूण, शक, यमन, मंगोल, अफगान, सारे भारत पर होने वाले आक्रमणों को, जिन्होंने दुनिया में भले ही तबाही मचाई हो, मगर इस पंचनद, जिसे प्राचीन काल में पंचनद कहते थे, उसी से 5 नदियों से पंजाब बना है, उसके द्वार पर आकर वह ध्वस्त हो जाते थे। तो इसके लिए एक पंक्ति कहूंगा कि ग्रीक, हूण, शक, यमन हारते थे भूमि पर और टूटते थे हौसले पंचनद के तीर पर। और फिर आज अवसर है स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान का। अगर यह देश सुरक्षित रहा तो जिसे कहते हैं ना सोड और पंजाब, उसका बहुत बड़ा भूमिका रही, परंतु देश की संस्कृति, देश का समाज यदि सतत जागृत रहा तो उसमें ऐसे तमाम महानुभावों ने समय समय पर अपने जीवन के समस्त मधुर मनोभावों की आहुति देकर अपने जीवन के क्षण क्षण को मां भारती के लिए समर्पित करके अपने जीवन का जो योगदान दिया, बलराम दास जी टंडन जी उस भूमिका में थे, जिसे हम लोग संघ के शाखाओं में एक गीत गाते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बल तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पथ दर्शक दीपक की तरह, जो अभी संजय जी बता रहे थे कि आज का दौर तो एक दूसरा है, मगर उस दौर में यदि पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण त्याग और तपस्या के साथ जिन लोगों ने काम किया, आज यदि भारतीय जनता पार्टी का भव्य भवन आपको संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ता है, तो उसकी नींव की ईंट में ऐसे पत्थर लगे हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ अपने को पूर्णतः समर्पित करके इसका आधार बनाया। बलराम दास जी टंडन उनमें से एक थे। और मैं यह भी कह सकता हूं, आजादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, जो कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद के विचार के प्रतीक थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने चूंकि फिर यह कहा कि अब साहब वो 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए, इसलिए चुनाव जीतने के बाद भी टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा था। यदि राजर्षि टंडन जी के बाद यदि दूसरा कोई टंडन जी के नाम से ध्यान उत्तर भारत में आता है तो वह स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन है। अब आज का यह अवसर, आज भी एक सुंदर संयोग बनाकर यह अवसर आया है।
कल हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल के नेवल एक्सपेडिशन के 1000 साल पूरा होने के स्मृति में एक सिक्का जारी कर रहे हैं। और फिर इतना ही संयोग नहीं है, अभी चंद दिन पहले भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसने वीजा को छोड़कर पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म होने का गौरव हासिल किया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भारत की संसद में भारत के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदंबरम साहब, जिन्होंने खड़े होकर कहा था डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहां के लोग तो कम टेक्स सेवी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं जानते हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के जन जन की क्षमता और योग्यता पर पूर्ण विश्वास था और आज हम दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 के देश नहीं है, वी अकाउंट फॉर 48% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड, विच इज इफ यू पुट अमेरिका चाइना टुगेदर उससे ज्यादा है। और ये सब कुछ होने के बाद वो दौर भारत ने देखा है, किसी दौर में हम इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की तरफ देखते थे कि वो हमें कुछ सिखाएंगे। आज दिसंबर में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक रिसर्च की है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना ह्यूज कैसे हुआ है, यानी अब भारत उस मुकाम पर पहुंचा है। बदलाव का ये दौर सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज पावर, बिजली। अब जब हमारी सरकार आई थी तब बिजली का उत्पादन मुख्यतः कोयले से होता था। अगर हम कोयले के द्वारा ही पूरी बिजली का उत्पादन करेंगे तो जो इकोनॉमी पे असर होगा वो तो अलग, छोड़िए एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होगा। इसलिए क्लीन एनर्जी की शुरुआत हुई और भारत मात्र कुछ दिन पहले भारत की पावर की जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% क्लीन एनर्जी से करने में सफल हुआ है। और ये 50% का टारगेट अचीव करना एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्यतः गवर्नमेंट कोई टारगेट रखती है तो टारगेट समय पे अचीव नहीं होते, आगे बढ़ाना पड़ता है। परंतु ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने टारगेट रखा कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन 40% क्लीन एनर्जी होगी, और वो टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव हो गया। फिर रिवाइज टारगेट रखा गया कि 2030 में 50% हमें टारगेट अचीव करना, और वो 2025 में अचीव हो गया। यह दर्शाता है कि भारत किस क्षमता और प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है और एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। और इन सब के साथ साथ हम आज वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक दौर था, हम लोगों ने वो बचपन में वो गीत जरूर सुना होगा ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। मगर वो गाना जब शुरू होता है उससे पहले प्राण क्या बोलता है मनोज कुमार से, तुम्हारा देश 2 रोटी खाता है तो उसमें से 1 कर्जे की रोटी खाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। ये 1970 का दशक है। आज आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने लास्ट ईयर कहा कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%। मॉर्गन स्टैनली ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है और उसने कहा है कि नेक्स्ट डिकेड में, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने नेक्स्ट ईयर के लिए कहा, उसने कहा नेक्स्ट डिकेड में भारत वर्ल्ड की ग्रोथ में 1/5 कंट्रीब्यूशन करके वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की एडेप्टेबिलिटी कैसे हो रही है। आज एआई का जो ग्लोबल समिट हुई पेरिस में, तो इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चेयर बने, यानी भारत वर्ल्ड में की एआई समिट में को प्रेसिडेंट बनकर खड़ा है। एआई के एडॉप्शन में भारत दुनिया के सबसे अग्रिम देशों में से एक है, 5G रोल आउट में सबसे फास्टेस्ट देशों में से एक है। यह नए भारत का नया स्वरूप उभरता हुआ सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं है,
इसी के साथ साथ हम 16 करोड़ से अधिक लोगों को, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। जो अभी आईएमएफ ने एक डाटा दिया है उसके अनुसार जो असमानता होती है, यानी सबसे रिचेस्ट लोग हैं और सबसे जो पुअरेस्ट लोग हैं, उस असमानता क्रमांक में भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर स्थिति में है, अमेरिका और चीन से कहीं बेहतर। अर्थात अगर हमारे देश में समृद्धि आ रही है तो हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे हम एक जमाने में जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो अब करोड़ों घरों तक उस उजाले को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आज भारत उस स्थिति में है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े एविएशन इंडस्ट्री हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले नंबर 1 के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं, और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश हैं। और दक्षिणी ध्रुव को जब हमने छुआ है तो सिर्फ वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, उसके साथ दुनिया को एक संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम क्या रखा है? हर देश को अधिकार है जिस पॉइंट पे वो पहुंचे उस पॉइंट का नाम रख सकता है। पिछली सरकार ने चंद्रमा में जहां पहुंचे थे तो उनका नाम नेहरू जी के नाम पे रखा था, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा है। यह एक संदेश है पूरी दुनिया को, दुनिया की जितनी सभ्यताएं संस्कृतियां हैं वहां पर ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है ईश्वर में। द गॉड इज ओनली मैस्कुलिन, देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन गॉड। मगर हमारे यहां शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना सिर्फ हमारे यहां है। तो भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो अनादिकाल से आज तक उस परंपरा का पालन करते हैं, शिव और शक्ति दोनों को समान रूप से पूजते हैं। वैसे वो लोग सिर्फ समानता की बात करते हैं, हम तो आगे रखते हैं। हमारे यहां जो भगवानों के नाम हैं, गौरी शंकर है, गौरी पहले शंकर बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, सीताराम, सीता पहले राम बाद में, राधे श्याम, राधा पहले श्याम बाद में, और माता पिता, माता पहले पिता बाद में। अब एक और बात समझिए, यह बात केवल हम हवा में नहीं कह रहे, हमारे यहां कहा जाता मातृशक्ति। मातृशक्ति इसलिए कहा जाता है कि आप सब ने जिन्होंने भी फंडामेंटल साइंस पढ़ी होगी, अगर थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और जाके चेक करिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है, फादर से आता ही नहीं है। और इसीलिए जब सृष्टि के निर्माण की बात होती है, हमारा नया वर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तो फंडामेंटल साइंस क्या कहती है? यूनिवर्स का क्रिएशन तब शुरू होगा जब सबसे पहले एनर्जी आएगी, इनिशिएशन ऑफ एनर्जी होगा। तो इसलिए सबसे पहले शक्ति की आराधना नवरात्र के द्वारा हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो सेल के अंदर से देख लीजिए या यूनिवर्स तक देख लीजिए, शक्ति मात्र ही होती है, इसलिए मात्र शक्ति हमारे यहां कहा जाता है। भारत का यह स्वरूप एक नया संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। मगर इसी के साथ साथ जो आज का जैसे प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुछ चिंता की लकीरें भी खड़ी हो रही हैं, क्योंकि अभी तक लोग कहते थे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, इसमें तो भारत के पास बहुत कुछ है, मगर पावरफुल कंट्री नहीं है। क्योंकि दिनकर जी ने कहा था, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रूपमान मर्दन। यानी दुश्मन को जो झुका सके उसकी बात कोई सुनता है। और जब से हमारी सरकार आई, उसके आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि अगर उरी हुआ तो सेना ने, आर्मी ने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, यदि पुलवामा हुआ तो एयरफोर्स ने जाकर बालाकोट पे स्ट्राइक किया, और यदि पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में जाकर नो टच वॉर के द्वारा पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस के ऊपर अटैक किया।
यानी वो दिन गए जब भारत सॉफ्ट पावर माना जाता था, वो सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हम सॉफ्ट पावर तो हैं। द एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, क्योंकि अब भारत माता के ऐसे शेर आकर बैठे हुए हैं जो शांति के कबूतर उड़ाने में विश्वास नहीं करते, गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाने में विश्वास करते हैं। भारत का यह बदलता हुआ स्वरूप हमारी सोच के अनुरूप ही है। एक बार डिबेट में एक सज्जन पूछने लगे, साहब अटल जी तो यह कहते थे कि हम दोस्त नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर आप तो पड़ोसी के साथ दूसरे ही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मोदी जी अटल जी की ही सीख को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी ने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो मोदी जी ने कहा बिल्कुल सच, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तो हमारी स्थिति बहुत विचित्र थी। दुनिया में कहीं लड़ाई हो, आप मतलब इंटरनेशनल फाइट से लेके, मतलब इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन से लेके, चाइना ताइवान से लेके मोहल्ले की लड़ाई देख लीजिए, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। अभी जो लेटेस्ट वॉर शुरू हुई है थाईलैंड और कंबोडिया में, उसमें थाईलैंड मिलिट्री में आगे है तो कंबोडिया जाके यूएन में कह रहा है कि साहब इस लड़ाई को रुकवाइए। अगर हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हम जंग जीत रहे थे, और हम जाके यूएन में खड़े हो जाते थे और हम उसके बाद मार खाते रहते थे और केवल यह बताते रहते थे कि देखिए साहब वो फला हमको मार रहा है। पर अब वो दौर आया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने वो दिन दिखाया कि जब ऑन रिकॉर्ड आप सबने बयान सुना होगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी ने कोट करते हुए कहा कि हमारे, उनका ही कोट बोल रहा हूं, हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 9 और 10 की दरमियानी रात को 2:30 बजे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है, अनकोट। फिर उन्होंने अजरबैजान में जाके कहा कि हमने तो सोचा था हम फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, हिंदुस्तान ने उससे पहले 2:30 बजे अटैक कर लिया। वो मुहूर्त ढूंढते ही रह गए, हमारा मुहूर्त पहले निकल आया। क्योंकि अब भारत इस बात का इंतजार नहीं करता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या हासिल किया? हमने यह हासिल किया कि एक न्यूक्लियर ब्लफ कि साहब हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम अटैक कर देंगे। भारत ने दिखा दिया कि हम हर चीज का उचित समुचित उत्तर देना चाहते हैं। वो जैसे हम ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक कोई पुरानी फिल्म थी ना जिसमें वो शक्ति कपूर आता है और हर बात पे बोलता मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए भी उसकी पिटाई हो जाती है। तो कुछ वैसा ही हुआ। वो बार बार कहता था मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मगर उसके बाद भी वो काम हो गया। मगर उसके बाद हमने ये भी दिखाया कि जब रात में ऑपरेशन हुआ, 1:02 पे शुरू हुआ, 1:25 पे खत्म हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ। 1:30 बजे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने जाके कहा, पाकिस्तान को फोन करके बताया कि देखिए साहब हमें जो करना था हमने कर दिया। हमने आपके न किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, न हमने किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन पे, न किसी पब्लिक इंस्टॉलेशन पे, न किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, हमने सिर्फ टेररिस्टों के ऊपर अटैक किया है। हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट, हमारी तरफ से काम कंप्लीट हो गया। अब अगर आप बढ़ाना चाहें, वो समझ नहीं पाया ये उनके लिए ट्रैप था। क्योंकि अब उसके बाद अगर उसने अटैक किया, इसका मतलब उसने आतंकवादियों को ओन कर लिया। और उसके बाद तो फोटोएं दिखी कि उनके नमाज़े जनाजा में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ और पुलिस के लोग जाके खड़े हुए हैं। यानी हमने दुनिया के सामने स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का जो पर्दा डाल रखा था, जो नकाब डाल रखा था, पाकिस्तान ने उसको उठाने में सफलता हासिल की। अब उसके बाद यह भी बात को समझना चाहिए कि हमें यह भी समझना है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। अगर हम रशिया और यूक्रेन की तरह एक लंबी लड़ाई में उलझ जाएं, हमारे बहुत से विरोधी ये चाहेंगे कि भारत परपेचुअल लड़ाई में उलझा रहे। और उसके बाद ट्रेड वॉर जो पूरी दुनिया में चल रही है, उसके चलते हुए चाइना से बहुत सी फैक्ट्रीज जो शिफ्ट होकर भारत की तरफ आने की संभावना है, वो भारत के अंदर का वातावरण देख के रुक जाएं। इसलिए हमने अपना काम भी किया। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, खून को गर्म पर दिमाग को ठंडा रखकर काम करता हूं। तो भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किस चीज में थे?
उस पर भी भारत ने बहुत प्रभावकता से काम करने में सफलता हासिल की। और हम सब ने देखा कि आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी एससीओ की समिट हुई तो आतंकवाद को लेकर उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, उन देशों ने निंदा की। और आज भारत उस परिस्थिति में आकर खड़ा हुआ है कि हमें रशिया से S-400 मिसाइल मिला, एंटी मिसाइल सिस्टम, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड जानते हैं ना, 4 देशों का समूह जो पैसिफिक में बना है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। रूस कभी भी ऐसे देश को नहीं देता, और जो देश रशिया से मिसाइल ले लेता उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता। बट वी आर द ओनली कंट्री जिसने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया, उसके बाद भी अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए। और तो और छोड़िए, उसके बाद अमेरिका ने हमसे प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो नेटो के अलावा उसने किसी कंट्री को नहीं दिया था। यह भारत की दक्षता का प्रमाण है और बदले हुए वक्त की पहचान यह है कि बताइए, अभी परसों इंग्लैंड ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, इसके लिए लालसा इंग्लैंड में ज्यादा थी भारत के मुकाबले। एक दौर था जब आजादी के बाद बहुत लोग आया करते थे कि साहब इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, मतलब यहां की भाषा में कहते हैं ना, कनाडा गए हुए हैं। मगर आज स्थिति यह है कि कनाडा तो बहुत पीछे है भारत से, और इंग्लैंड इस बात को लेकर बहुत खुश है कि भारत के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। यह दर्शाता है कि भारत अब धीरे धीरे आर्थिक महाशक्ति भी बन रहा है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक और चीज एक्वायर की। इसके अंदर एक और छुपा हुआ रहस्य था जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। यह पहला मौका था, अभी आप सबने न्यूज में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के पास 80% वेपन चाइना के हैं। तो यह पहला मौका था जब चाइनीज वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, और रियल वॉर में यूज फ्यूज हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उनके इतने सारे एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल थोड़ी दाग पाते। सरगोदा 177 किलोमीटर अंदर है, हम उसके अंदर जाके थोड़ी मार पाते। अगर हम देखें तो बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर है, वहां तक जाके हमारा मिसाइल नहीं जा पाता। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, अभी इजराइल ने जो ईरान के ऊपर किया, ईरान में जो भी डिफेंस सिस्टम होगा, मानी बात है, अमेरिका और इजराइल का तो नहीं हो सकता, या तो टर्की का होगा या चाइना का होगा, लॉजिकल है। तो वहां भी मामला फ्यूज हो गया। तो मुझे लगता है इसने एक बहुत गहरा संदेश पूरी दुनिया को दिया। और अब आप आगे का फ्यूचर समझिए कि भारत को लेकर दुनिया आशान्वित भी है और सशंकित भी है। यानी लोगों के अंदर होप भी है, पर उसके साथ साथ थोड़ा ऑफुल एटमॉस्फेयर भी है। अगर अमेरिका यूरोप से पीछे हट रहा है, नाटो से, वो कह रहा है, अगर ट्रंप ने कहा कि साहब अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, डिफेंस बजट 5% करिए, अब आप सोचिए यूरोप के कंट्रीज के सामने क्या स्थिति होगी। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, डिफेंस क्वालिटी के अच्छे मटेरियल हैं, क्या नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो देयर कैन बी ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करने के लिए दुनिया में अगर कोई जगह देखेंगे तो सबसे पहले उनकी निगाह भारत के ऊपर पड़ेगी। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आपने अभी देखा कि रफाल विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजेलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को दिया है। यानी ये शुरुआत हो गई है, क्योंकि उनको भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भरोसा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चाइनीज कंपनीज के, डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आए। एविक सिस्टम चिंगडू के जो स्टॉक्स थे वो 9 से 20% नीचे गिरे। बाद में चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो उन्होंने पूरा जोर लगा के 1-1.5 महीने के बाद फिर उसे बढ़ाना शुरू किया। और इधर भारत की जो डिफेंस कंपनीज थी, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद के आप 15-20 दिन से लेके 1 महीना तक देख लें तो HAL का स्टॉक 14% बढ़ा, मझगांव डॉक्स का स्टॉक 22 से 23% बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड का भी स्टॉक 20% के आसपास बढ़ा। यानी ये साफ दिखाई पड़ता है। और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अधिक मिलने शुरू हुए। यह दिखाई पड़ता है कि आज भारत आर्थिक दृष्टि से नया स्वरूप धारण कर रहा है, राजनीतिक दृष्टि से नया स्वरूप धारण कर रहा है, और सामरिक दृष्टि से यानी मिलिट्री वाइज भी एक नया स्वरूप धारण कर रहा है।
जिसे अगर हम एक पंक्ति में कहें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि स्वप्न देखा था कभी, जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। अब यहां पर दुनिया के लिए गंभीर बात आती है। देखिए, कोई भी देश सुपर पावर बनना चाहे तो 3 पोटेंशियल्स होने चाहिए। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, नंबर 2 मिलिट्री पावर, नंबर 3 इंटेलेक्चुअल पावर। ये 3 चीजें आपके पास होंगी, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज पावरफुल। मगर अगर दुनिया को मोटिवेट करना है, वर्ल्ड ऑर्डर को गाइड करना है, तो सिर्फ इन 3 से काम नहीं चलता, क्योंकि इन 3 के द्वारा आप किसी भी देश को दबा सकते हैं, उस देश के दिमाग पे कब्जा कर सकते हैं, उस देश का पोटेंशियल भी चाहिए, कल्चरल पोटेंशियल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल। भारत के अंदर ये दोनों दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कहीं अधिक है। इसीलिए आप ये देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप देखें, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है, प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस की शुरुआत की, 177 दुनिया के देश योग के प्रस्ताव के सपोर्टर नहीं बने, को स्पॉन्सरर बने। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रपोजल को 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया हो। तो आज सोचिए, जब 177 देशों में बैठ, और इसमें 40 से अधिक मुस्लिम, 40 मुस्लिम देश हैं, 40 मुस्लिम कंट्रीज, और जब वो उसमें बैठकर कोई व्यक्ति योग करता होगा और उसे स्वास्थ्य का लाभ होता होगा, तो वो भारत से प्रभावित होता होगा कि नहीं? आई चैलेंज, दुनिया में कोई कंट्री ऐसा है जो किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए व्यक्ति को कि पर्सनल, शरीर और मन दोनों को पॉजिटिवली प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, जो योग के द्वारा भारत ने करके दिखाया है। और ये दौर अब ये भी आ गया, हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको मानने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। योग क्या है? वेदों में 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें से एक योग है। और जिसको आप योगासन कहते हैं, ये बहुत एलिमेंट्री चीज है उसकी, जैसे ABCD, काखा गाघा। योग तो मनुष्य के शरीर, आत्मा से लेकर परमात्मा तक के योग का रास्ता दिखाता है। सोचिए, एक एलिमेंट्री चीज ने दुनिया में भारत के लिए क्या इंस्पिरेशन और क्या अट्रैक्शन पैदा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जिस दिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंचेगा तब क्या होगा। ये चीज लोगों के मन में एक शक पैदा करती है, भारत को लेकर एक आशंका पैदा करती है, जबकि मैं कहता हूं आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का प्रभाव कैसा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब में से कितने लोगों ने मंकी किंग ऑफ चाइना का नाम सुना है? सू वोंग करके चाइनीज कल्चर में एक मंकी किंग है, जिनके पास अपरिमित शक्तियां हैं। कोई वो कहता है कि वो पत्थर से उत्पन्न हुए, और कोई कहते हैं कि वो वायु ने उनके चारों तरफ ऐसा एयर सर्कुलेशन हुआ कि उसमें से वो क्रिएट हुए, और स्वर्ग की तमाम शक्तियां उनके पास हैं। यहां पे एक देवता माने जाते हैं जो बंदर हैं, और उनकी अगर आप नेट पे जाकर भी मूर्ति सर्च करेंगे तो जानते हैं, एक घुटना नीचे करके और हाथ में गदा लेके बैठे हुए हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या हो सकते हैं। भारत का ऐसा प्रभाव है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी ट्रिनिडाड गए थे। वहां की प्रधानमंत्री कौन है? कमला विश्वेश्वर, जो भारत की हैं, मूलतः बिहार की हैं। ये तो हुआ पश्चिम में। और आप में से जो लोग क्रिकेट में, तो सभी लोग जानते होंगे, हम लोग भी जब बच्चे थे तो ट्रिनिडाड, टोबैगो और उस साइड का जो पूरा इलाका है उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले कोलंबस उतरा था तो उसे लगा था हम भारत में पहुंच गए। इसीलिए अमेरिका के मूल निवासियों को आज तक रेड इंडियन बोला जाता है, यानी इंडिया की खोज की छटपटाहट वहां तक थी। और पूरब में आप देखें तो इंडोनेशिया जो है, इसका मीनिंग जानते क्या होता है? ग्रीक में नीजिया का मतलब होता है द्वीप, और इंडो का मतलब भारतीय। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप।
और आप में से सबको पता होगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, और इसका मूल नाम क्या है, जयकर्ता। प्राचीन काल में इंडोनेशिया में दो साम्राज्य होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी आप जाके चेक करिए, जकार्ता के बगल का जो प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता ही है, जयकर्ता और योगकर्ता। दुनिया में कोई देश है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो? बस ये चीज है जो ध्यान देने की। उससे बड़ी बात, वो इन्फ्लुएंस किस लेवल का है? वो इन्फ्लुएंस ये है कि वो भारत की जो शाश्वत शक्ति जाग रही है, जो अवेकन हो रही है, वो दुनिया को किस दिशा में तरफ ले जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, एंशिएंट चाइनीज में, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत के का नाम जानते क्या है? ट्यानजू, TINZHU। जू वहां पर वर्ड यूज होता है सेंटर के लिए, जैसे हमारे यहां पुर यूज होता है, जयपुर, नागपुर, कोल्हापुर वगैरह वगैरह। वैसे ही वहां जाओ, हानजाओ, ग्वानजाओ, आपने ऐसे बहुत से शहरों के नाम सुने होंगे। और टियान का अर्थ होता स्वर्ग। टियानजाओ मीन्स सेंटर ऑफ हेवन। जापान में टियानजिक मतलब सेंटर ऑफ हेवन। और अरब में जितने 10वीं सेंचुरी के आसपास जितने बड़े बड़े राइटर्स हुए, इब्ने असरी, इब्ने कसीर, इब्ने अल खल्दूम, उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी हैं, सब में कहीं ना कहीं जहां इंडिया का जिक्र किया है, वो सिर्फ ये कहते हैं, व्हेन वी लुक टुवर्ड्स इंडिया आई फील ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम देम। अब आप सोचिए, दुनिया में कहीं पर भी इंस्पिरेशन करने का ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। और वैसे रशिया में आपको जाके चेक करिएगा, रशिया में 2 रिवर हैं, एक का नाम है धर्म, एक का नाम है मोक्ष। मोक्ष रिवर अभी आप चेक करिए तो मोक्षा रिवर आपको रशिया में दिख जाएगी। ये अब कोई कहेगा ये सब कोइंसिडेंस है। मेरे भाई, यहां पे मैं कहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमृत काल में 5 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3, इसके लिए हमको अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हमें कर्तव्य करना है। नंबर 5, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। अब आप ये समझिए कि अगर मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास, ये कोइंसिडेंस है। मोक्ष रिवर इन रशिया, ये कोइंसिडेंस है। टियानजाओ इन चाइना, ये कोइंसिडेंस है। और इतना ही नहीं, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक शहर है, इसका नाम है राम अल्लाह। तो भाई अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया उसमें? ये कोइंसिडेंस है। और जो फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम आता राम से, ये कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, दिमागों में ऐसा भारी एम फैक्टर भरा हुआ है जिसकी की वजह से आप सही चीज देख नहीं पा रहे हैं। ये एम फैक्टर जानते क्या है? ये मैकॉले थॉट ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट थॉट ऑफ 20th सेंचुरी। और वैसे कोई तीसरा वाला भी जो आप समझ रहे होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भारत उभर रहा है तो अच्छी तरह समझिए, सिर्फ भारतीयों को कॉन्फिडेंस की कमी है। हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं, हनुमान जी की तरह। मैंने इसीलिए हनुमान जी का उदाहरण दिया। मगर दूसरों को पता है कि जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो गई, उस दिन इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। पवन तनय सुत पवन तम समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तो सब चाहते हैं कि वो सोते रहें। हम अगर सोते रहना है, बाहर से रोकना संभव नहीं है, तो घर के अंदर आकर षड्यंत्र करो, भारत के अंदर भेद पैदा करने की कोशिश करो। आप सबने सुना होगा ना, 4 तरीके होता है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम से काम नहीं चल रहा है, दाम से इकोनॉमिक सैंक्शन तो 98 में लगाए गए थे, फिर भी हम ऊपर से निकल आए। अब दंड यानी हमें कोई मिलिट्री से नहीं दबा सकता है, तो अब चौथा है भेद, साम दाम दंड भेद। तो अब भारत के अंदर चौथा षड्यंत्र शुरू हो रहा है, भेद। वो क्या है? 2 जगहों पे सबसे ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है। एक पंजाब में अंग्रेजों ने शुरू किया था वहीं से, और एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, मद्रास प्रेसिडेंसी। इन दोनों जगहों पर अंग्रेजों ने शुरू किया कि ये दिखाएं कि वो भारत से अलग हैं और वो हिंदू आइडेंटिटी से अलग है। और इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रयोग किया गया, और उसके द्वारा सच को कवर अप करने के जितने भी प्रयास किए गए, आज भाषा पे लड़ाना है। आप देख रहे हैं ना, कहीं हिंदी बनाम मराठी पे लड़ो, तो कहीं हिंदी बनाम तमिल पे लड़ो, तो कहीं कन्नड़ पे लड़ो, फिर दक्षिण बनाम उत्तर पे लड़ाना है। याद करिए, कर्नाटक के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर DK सुरेश।
उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया ज्यादा टैक्स कलेक्शन देता है नॉर्थ से। तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग हो जाना चाहिए? कहते हाँ, हम अलग होने पे सोचेंगे। फिर क्षेत्र पे लड़ाना है, फिर जात पे लड़ाना है। भारत को किस प्रकार से लड़ाते रहना है और लड़ाने के लिए किस सीमा तक जाना है। यहां आइए, पंजाब में तो हिंदू और सिख को लड़ाना है, और जो आज किया जा रहा है वो भारत की उस बुनियाद के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं ये कहूंगा, ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का एक हैंगओवर है जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, आप में से शायद बहुतों को ना पता हो। अभी हम देखिए, आपको ये तो पता होगा, अभी अमेरिका में FBI के चीफ बने हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, काश पटेल। पर आपको पता है अमेरिका का इंडियन ओरिजिन का पहला कांग्रेसमैन कौन था? ही वॉज अ पंजाबी सिख, दलीप सिंह सौंध। 1956 में वो US कांग्रेस के लिए चुन के गए। एंड ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट एशियन। He was not just the first Sikh, he was the first Indian, he was the first Asian जिसने अमेरिकी संसद की सदस्यता ली। मगर यह बात है, वो 1930 के आसपास वहां गए थे। आज का जमाना नहीं था। उन्होंने किताब लिखी, माई मदर इंडिया। माई मदर इंडिया, मदर इंडिया एक अलग किताब है। मदर इंडिया फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी किसी ने किसी ने, और मदर इंडिया एक कैथरीन मेयो की किताब है जिसमें भारत के बारे में बहुत अनाप शनाप लिखा है। तो उसके काउंटर में उन्होंने किताब लिखी माई मदर इंडिया, जिसमें वो एक लाइन लिखते हैं। दलीप सिंह सौंध सिख हैं और क्या लाइन लिख रहे हैं, एंड इज द फर्स्ट US कांग्रेसमैन, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन US कांग्रेसमैन। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, आई डू नॉट नो वेयर द स्पिरिट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ वेस्ट इज क्लीन और नॉट, बट as a Hindu, I can say that consciousness of India is black but clean. अब आप सोचिए, इस सच को कौन झुठला सकता है? मगर सच को कवर अप करने के प्रयास कैसे होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के खुद के कालखंड में, उनके जीवन काल में जो सबसे एथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन उनका है, उमदुल तवारीख, और जिसको सोहनलाल सूरी जी ने लिखा, मतलब उनके कालखंड में डॉक्यूमेंटेड है। उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के अंतिम क्षण का जो वर्णन है वो उमद उत तवारीख के ट्रांसलेशन के 690 से 97 के आसपास के पेज नंबर वॉल्यूम 3 में है, जाके देखिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अंतिम समय आया, पूरी रात भर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ, और कहते हैं जब अंतिम समय आया तो भाई चांदराम ने उनसे कहा, राम राम बोलिए। महाराजा रणजीत सिंह जी के सिरहाने पर श्रीमद् भगवत गीता रखी गई, उनके मुंह से 2 बार राम राम निकला। ये उनके जमाने में लिखा गया है, और निरंतर उनकी दृष्टि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के ऊपर थी। और उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनकी अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब बताइए कितना स्कोप है इसमें डाइल्यूट डिफरेंस क्रिएट करने का। मगर एक करके नहीं देखना है, अलग अलग करके देखना है। इसके बीच में जिस प्रकार का एक भेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग जब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों को, चाहे जपजी साहब हो या कोई भी अन्य हो, तो उसकी शुरुआत क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, एक ओंकार, यही सच्चा नाम है। और अब आप आइए, गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैं अमुक में अमुक हूं, जब विराट रूप दिखाते हैं, मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर के नामों में मैं, प्रणवों में मैं ओंकार हूं। ईश्वर के नाम में मैं ओंकार हूं। कोई डिफरेंस है क्या? अगर एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं तो यही प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अब अगर आप ये देखें, अनेक अवसरों के ऊपर इतनी गहराई से चीजें लिखी गई हैं, मगर अफसोस कि आज उस सच को छुपाने का प्रयास होता है। गुरु नानक देव जपजी साहब में एक जगह कहते हैं, करणी आवे कपड़ा और नदरी मोख द्वार। ये कपड़ा शब्द क्यों यूज किया गया है? तो कहते हैं ना, कर्म से
कारण आपको कर्म का फल मिलता है, कपड़े का प्रतीक क्यों यूज किया गया है? फिर मैं कहता हूं, जाइए, यही तो प्रतीक गीता में भी यूज किया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जब किसी की भी मृत्यु होती है, आपने जरूर सुना होगा, इसको मैं हिंदी में कह दूं, वो कहते हैं मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। शरीर को कपड़ा माना गया है, और ये माना गया है जैसे आप कपड़ा पुराना होने पे छोड़ देते हैं और उसके बाद नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर जर्जर होने पे आत्मा नया रूप धारण करती है। आपको कर्मों के अनुसार शरीर मिलता जाता है, मगर मोक्ष अगर मिलेगा तो वो कृपा से ही मिलेगा। अब बताइए इसमें कितना डिफरेंस की गुंजाइश है? फिर आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंच प्यारे चुने, वो किन क्षेत्रों से चुने? एक लाहौर से, एक हस्तिनापुर, एक जगन्नाथपुरी, एक द्वारका और एक बीदर। नेशनल इंटीग्रेशन। और वो भी देखिए, इन जगहों का प्रतीक समझिए भारतीय संस्कृति के साथ। हस्तिनापुर, जगन्नाथपुरी और द्वारका, यानी पूरा का पूरा कार्य जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया। मैं बचपन में लखनऊ में जहां रहता था, उसके बगल में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब। उस गुरुद्वारे की खासियत ये थी, वहां गुरु तेग बहादुर आकर रुके थे, और गुरु गोविंद सिंह जी की सिग्नेचर की हुई शायद गुरु ग्रंथ साहब 4 ही जगहों पर रखी, उसमें से एक लखनऊ में वो जगह। तो मैं अक्सर जब मैं सुबेरे उठता था तो एक भजन बज रहा होता था, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता, डूब जाती ये धर्म की नैया जो तू खेवनहार न होता। अब मैं पूछता हूं, कौन सा धर्म था? श्री गुरु तेग बहादुर साहब किस धर्म के लिए अवतार लिए थे? धर्म तो हिंदू ही था। इसीलिए मैं कहता हूं, आज एक स्थिति इस प्रकार की बनाने का प्रयास किया जाता है सच को छुपाने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसी बात करते हैं, मतलब बड़ी मजेदार बात है। कुछ लोग पता नहीं कहां से तथाकथित खालिस्तान का विषय ले आते हैं, और वो ऐसा है जिसमें न ननकाना साहब है, न करतारपुर साहब है, न महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल लाहौर है। अरे भाई, क्या आपने इस चीज को बना रखा है? ये षड्यंत्र कहें या मजाक कहें, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ननकाना की ओर बढ़ो, यदि सिक्खी ने ललकारा है, अपने दिल में झांक के देखो, हिंदुस्तान तुम्हारा है। और मगर ये राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं बचपन में एक सुनी हुई कविता मुझे याद आती है कि बाटे आंगन और गलियारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, भाई भाई में काट छाट के खेत खेत की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। आज हमें उस खतरे को समझना है, और भारत को जिस ढंग से कमजोर करने के लिए ताकतें सक्रिय हैं, वो बाहर से ज्यादा अंदर सक्रिय हैं। क्योंकि बाहर वालों को पता है कि अब, और इसको भी मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने अगर ना ध्यान दिया हो तो जाके पढ़ लीजिएगा। एक किताब है जो चाइनीज 2 जनरल्स ने लिखी है, कर्नल रैंक के, द वॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसमें कि अब दुनिया में आगे लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जा रही हैं, लड़ाइयों का तरीका बदल गया है। पहले होता था सीमा पर गोलाबारी होती थी, हवाई जहाज से अटैक होते थे, अब आप देख रहे हैं ना ड्रोन से अटैक हो रहा है। अब अगला चरण क्या? साइबर अटैक। जब अटैक होगा तो आपके बैंकिंग सिस्टम, आपके रेलवे सिस्टम, आपके ऑपरेटिव सिस्टम पर भी अटैक होगा। उसके साथ यह है कि समाज के अंदर किस प्रकार से टकराव और बिखराव पैदा किया जा सकता है, वो पूरी एक स्ट्रेटजी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। और अगर पाकिस्तान की कमेटी ऑफ होल की, पाकिस्तानी सेनेट की अक्टूबर 2016 की रिपोर्ट जाके देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि किस ढंग से भारत के अंदर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वर्ड भी लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी का, पर पॉलिटिकल पार्टीज, जो सोशल ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी एक्शंस वाले ग्रुप, इन सबको किस ढंग से यूज करके भारत के विरुद्ध यूज करना है। अक्टूबर 2016 पाकिस्तानी सेनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट। कोई भी जाकर
इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इससे आपको समझना चाहिए कि आज भारत दुनिया में जिस रूप से बढ़ रहा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि अब जब उन्हें लग रहा है कि बाहर से इसको हराना संभव नहीं है तो किस प्रकार से अंदर से भेद पैदा करने का प्रयास किया जाए। परंतु अंदर से भेद पैदा करने के बाद भी लोग देखते हैं कि कितना मुश्किल काम है। अभी आपने देखा कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए और उसमें निहंग सिखों का भी एक समुदाय जाता है जो हर सिंह मेले में जाकर स्नान करता है। और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, श्री राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर बना है, इसका जो ब्रिटिश टाइम के बाद यूपी में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, भाई उससे पहले मुगल काल था तो उसके रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल है, तो जो पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट है टू टेक ओवर राम जन्मभूमि वो नवंबर 1858 को, ये मतलब पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। जो फैजाबाद का थानेदार है उसने एफआईआर लिखवाई है कि 50 निहंग सिख अंदर घुस आए हैं तलवार लेकर। उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के हर जगह पे राम राम लिख दिया है और अंदर आकर हवन किया है। आज कोई कुछ भी बोले, एफआईआर में लिखा हुआ 1858 में कि आकर हवन किया है। हम जो यहां पर कुछ सिपाही हैं इनके द्वारा उन्हें नहीं रोक सकते और सिपाही भेजिए। और वो कई दिन तक रहे और उस अखाड़े के जो प्रतिनिधि थे वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाए गए। अब मैं इसमें 2 पॉइंट आपको बताता हूं, इससे समझ में आएगा कि भारत का स्वरूप क्या उभर रहा है और जिस कारण से लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हो रही है, मगर वो क्यों आशंका नहीं होनी चाहिए। देखिए, राम मंदिर में जब यह नया स्वरूप धारण हुआ और श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय अगर आपने देखा हो कि समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर भारत किस प्रकार से एक नए स्वरूप से आगे उभर सकता है, यह राम मंदिर के द्वारा दिखाई पड़ा। आप कहेंगे कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की हो रही है? इजराइल हमास में लड़ाई है, रशिया यूक्रेन में लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है। 3 ही चीज है ना, एक किसी देश को हरा दो, सब्जुगेशन, या फिर एनेक्सेशन, मिला लो अपने में, जैसे चीन ने तिब्बत को मिला लिया, या डोमिनेशन, वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाकर उसके द्वारा शासन करो। मगर भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया अपने राज्य में? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ये तो नहीं कहा लक्ष्मण से कि आज से तुम यहां के वाइसरॉय हो गए, तुम यहां के राजा रहोगे, नहीं। तो पूरी दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ कैसे रहा जा सकता है, ये यदि भारत दिखा रहा है तो वो राम मंदिर के माध्यम से दिखा रहा। और एक बदलाव क्या आ रहा है, 2024 का साल पहला साल था। इससे पहले भारत में अगर किसी एक स्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो वो आगरे का ताजमहल था। बट 2024 पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो रहा वो अयोध्या का राम मंदिर रहा, ताजमहल नहीं। ये किस सोच में बदलाव है? ये सोच का बदलाव है कि अब भारत एक कब्र के मकबरे को पूजने के स्थान पर, कब्र का वो मकबरा जिसके बारे में यह कहानी है कि बनाने वाले हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। अब बताइए, वो कम्युनिस्ट जो श्रमिकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो इसको यूजुलाइज करते हैं। देखिए साहब, कितना महान काम था। उसकी बजाय जीवंत राष्ट्र के प्रतीक भव्य राम मंदिर जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा और जिसको बनाने वाले कारीगरों पर प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की, यह भारत की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट को दर्शा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुंभ का मेला क्या दर्शा रहा है? 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। आप बताइए, किसी दूसरे धर्म में ऐसा होता है कि जिस धर्म को ना मानने वाले लोग जाकर वहां यात्रा करने के इच्छुक हो? कितने गैर मुस्लिम आपको दिखेंगे हज की यात्रा करने के इच्छुक? कितने गैर क्रिश्चियन दिखेंगे वेटिकन जाने के इच्छुक? और अगर खुदा ना खास्ता उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए हज पे जाना है तो पहली शर्त है कन्वर्ट हो जाओ। मगर यहां 50 लाख लोग आए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। आए, श्रद्धा से आकर्षित हुए और आके गए।
आप लोग अगर आईफोन यूज करते होंगे तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और इतना प्रभावित हुई कि दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। अब आप ये सोचिए, वो बाहर से आते हैं, दुनिया और हमारी सोच में क्या अंतर है मैं बताना चाहता हूं। वेस्ट ने वो थॉट प्रोसेस दिया कि अगर दुनिया में आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है तो पैसा हो जाए, पास पैसा है तो ये दुनिया हंसी, मार्क्स। फिर सिगमंड फ्रायड आए, उन्होंने कहा नहीं, पैसे से खुशी नहीं मिलती, फिजिकल प्लेजर, भौतिक सुख, शारीरिक सुख मिल जाए। फिर एक और आए फ्रांस वाले, उन्होंने कहा नहीं, नेम एंड फेम मिल जाए, मुझे लोग जानने लगे, खूब प्रसिद्धि मिल जाए। मगर जब वो भारत आते थे और नागा सन्यासियों को देखते थे तो वो चौंक जाते थे। इनको ना पैसा चाहिए, ना इनको फिजिकल प्लेजर चाहिए, और इनको प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। आप किसी नागा सन्यासी के पास कई बार काम आपका सिद्ध हो जाए, आप उसको धन्यवाद देने जाएं तो डांट के भगा देते, कभी कभी गाली बक देते थे। तो लोग कहते हैं ये कैसा आचरण है, हम तो इनको थैंक यू कहने आए थे, इन्होंने हमें डांट दिया। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका धन्यवाद वो स्वीकार करने लगेंगे तो उनकी कीर्ति फैलने लगेगी, 10 लोग और आने लगेंगे और 10 लोग और उनके पास आएंगे। वो कीर्ति से, प्रसिद्धि से भी दूर रहना चाहते हैं, नेम एंड फेम से भी दूर रहना चाहते हैं। इसलिए पश्चिम वाले लोग आकर भारत में इसलिए चौंक जाते थे। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, और ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल। भारत का यह स्वरूप उभर कर सामने आने जा रहा है। इसलिए उनको लगता है, तब सिर्फ सॉफ्ट पावर की बात होती थी, अब हार्ड पावर भी है, सॉफ्ट पावर भी है, और भारत का स्वाभिमान भी उभर कर सामने आ रहा है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्या बोला, हम अंतरिक्ष में गए, इससे पहले भी राकेश शर्मा गए थे, शुभांकर शुक्ला इस बार गए। उन्होंने बताया कि भारत में केमिस्ट्री का ओलंपियाड होने जा रहा है, मैथ्स का ओलंपियाड हो रहा है। अभी आपने देखा कि भारत के एक बच्चे ने चेस चैंपियनशिप जिस ढंग से जीती, एक युवक ने। यानी अब अगर देखा जाए तो भारत अपनी एक नए स्वरूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा, जिसमें सब कुछ है, और उस सब के साथ एक इंटेलेक्चुअल के साथ साथ कल्चरल पोटेंशियल तो है ही, मगर एक मैं अंत में कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा पोटेंशियल भारत में जानते क्या है? स्पिरिचुअल पोटेंशियल। स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है जो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया से आपको अलग बताता है। वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल क्या है? ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है जिसके लिए उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद करने वाले ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम यू हैव टू गो अंडर द स्काई ऑफ इंडिया। ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है, आप सब में से पता नहीं कितने लोगों ने इरविन श्रोडिंगर का नाम सुना है। ये बहुत बड़ा फिजिक्स का साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम थ्योरी उस जमाने में दी थी। उसने ये कहा है कि जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट है उसका वर्ड जानते क्या है? उसने कहा क्वांटम हमें सिखाता है पूरे यूनिवर्स में हम आप आइसोलेटेड नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, सारा विश्व एक ही तत्व से जुड़ा हुआ है। उसने ये वर्ड लिखा है, उसकी किताब का नाम है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक चैप्टर नंबर 5 है, जिस चैप्टर का नाम ही है वेदांतिक विजन। उसमें कहता है देन यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड इन वन सिंगल सेंटेंस तत्वमसि, जो वेदों में कहा यही तत्व मैं हूं, आई एंड यू आर इनसेपरेबल। और इसीलिए जो बात सिख धर्म में कही गई है, कर्ता पुरुष, कर्ता और पुरुष, यानी जो कॉज है एंड द एक्शन है, दे आर इनसेपरेबल। और वो इनसेपरेबल कैसे होते हैं, 1 मिनट में मैं उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप सबने सत श्री अकाल शब्द जरूर सुना होगा, पर इसका गहरा मीनिंग क्या है? सत्य क्या होता है? वो जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। अब आप सोचिए, जैसे कि मान लीजिए एक पोडियम है, इसको आप इसके टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए तो पोडियम खत्म हो गया, पर लकड़ी तो रह गई। फिर लकड़ी को जला दीजिए, उससे कोयला बन गया। फिर इसको डिवाइड करते चले जाइए, तोड़ते चले जाइए, इसका स्वरूप चेंज करते चले जाइए। फाइनल में एक एलिमेंट आएगा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो अल्टीमेट होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वही सत्य है। जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसकी जन्म मृत्यु हो सकती है, वो असत है। ठीक। अब आप सोचिए टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? आप कहते हैं
टाइम की जरूरत तब होती है जब देर इज चेंज गोइंग ऑन। टाइम इज द पैरामीटर विच मेजर्स द चेंज इन एनी सिस्टम। अब आप कल्पना करिए, अगर कुछ क्षण के लिए इस कमरे में कोई परिवर्तन ना हो तो समय रुक गया ना। अब आप सोचिए, जब आप उस मूल एलिमेंट पे पहुंचे जहां कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो वहां टाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो काल से परे है। तो वो क्या हो गया? अकाल। जहां काल नहीं है वो क्या है? सत है। और सत क्या है? श्री, भगवान का नाम। तो जो भगवान है, वो जो ब्रह्म है, वो क्या है? वो सत है, यानी शाश्वत है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वहां देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और वही एब्सोल्यूट ईश्वर है। ये सत श्री अकाल को अगर गहराई से आप समझेंगे तो मुझे लगता है भारत का सार तत्व स्वयं आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम ही दुनिया में एकमात्र देश हैं जहां के धार्मिक ग्रंथों से वैज्ञानिकों ने प्रेरणा ली है। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एग्जाम्पल दिया, एरविन शॉर्डिंगर का एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा एंड में एक पॉइंट और कह दूं, हमारे हर ज्ञान को माइथोलॉजी कह दिया जाता है, जबकि हकीकत जानते माइथोलॉजी क्यों कहा जाता था? ये उन लोगों ने अपनी माइथोलॉजी को सही साबित करने के लिए किया। मैं किसी धर्म का नाम लेके उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहता, पर कोई धर्म है कहता 7,000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14,000 साल पहले दुनिया बनी। और जब हमारे यहां वो आए और हम लोग अरबों साल, बिलियंस ईयर की बात करते तो हंसते थे, ये क्या बच्चों जैसी बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वर्ल्ड क्या कहता है? 14.5 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले धरती बनी। और कार्ल सेगन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक है, वो कहता है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। आज तब तुम हम पे हंसते थे माइथोलॉजी कह के, आज विज्ञान तुम पे हंस रहा है। बस हमारे अंदर वो आत्मविश्वास उभरना चाहिए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और पूरे भारत को एक रूप में देखने का वो प्रयास। जो भारत को कुछ लोग ऐसे हैं जो टुकड़े टुकड़े में अलग करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसे मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा कि आज पूरा भारत एक स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसे एक पंक्ति में कहेंगे, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें कहा गया ना, स्केयर द वर्ल्ड, स्केयर होने की जरूरत नहीं है। हम तो दुनिया को एक नया संदेश देंगे। जब पूरा वर्ल्ड स्केयर्ड था तो भारत ने क्या दिया? अटल जी की कविता की एक पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और लास्ट में मैं कहता हूं, चूंकि अटल जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है, और संयोग भी ये भी देखिए कि बलराम दास टंडन जी का शरीर छोड़ने का जो ईयर है और जो महीना है वो सेम है जो अटल जी का, अगस्त 2018, जस्ट ए गैप ऑफ 2 days। खैर, तो उन्होंने, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसको आजकल सांप्रदायिक एंगल देके लांछित किया जाता है हिंदू धर्म और संस्कृति को। तो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं उसके अंतिम छंद के साथ यह बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, देयर इज नो नीड ऑफ वर्ल्ड टू बी स्कैर्ड। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। And last I would like to say that India is all set to rise. You should have no doubt about it. जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है। और जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रकृति के चक्र को बदल नहीं सकते।
एक लाइन में आपको उस चक्र को बता देता हूं। एक जमाने में भारत वर्ल्ड का पावर सेंटर था ना, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। 2500 साल पहले हमारा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो जब भारत का डिक्लाइन हुआ 2500 साल पहले, तो दुनिया का कौन सा एम्पायर राइज किया? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, आज का इटली। उसका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन। लुक एट द पैटर्न। पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिकन एम्पायर। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आइए पिछले 100 साल में जापान, जापान की इकोनॉमी और जापान की मिलिट्री माइट पर्ल हार्बर तक पे अटैक कर दिया था। अब आइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। व्हाट नेक्स्ट? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है। इसलिए बस ये ध्यान रखिए कि ये 25 साल का जो समय है, इसका पूरा एक विचार है जो 1000 साल तक भारत को प्रभावित करेगा। तो हम वो हैं जिनके पास 25 साल का एजेंडा है, 1000 साल के भारत के लिए दृष्टि है और 1000 साल पुराने भारत के लिए प्रेरणा है। बस हमें प्रेजेंट को संभाल के रखना है। प्रेजेंट में कोई गड़बड़ नहीं होने देनी है, कोई वायरस अपने दिमाग में घुसने नहीं देना है। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, भूतकाल, पास्ट। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुधांशु जी।